एनसीपी से निकले अजीत पवार, पत्नी को सुनेत्रा पवार को टिकट पर चुनाव लड़वा दिया लोकसभा का। अब अपने बेटे के लिए, पार्थ के लिए, या फिर दूसरे बेटे का नाम मैं भूल रही हूँ, टिकट मांग रहे हैं। टिकट देंगे जय पवार। तो अजीत, ये बृजमोहन जी, ये बहस बहुत बेमानी हो जाती है क्या कि किसमें है परिवारवाद और किसमें नहीं है? हम आप में सब बगैर कपड़ों के हैं क्या? एक बार विजय जी ने टिप्पणी की थी, हम आप में सब बगैर कपड़ों के हैं। गरिमा जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि परिवारवाद इस देश में कहाँ नहीं है। मैंने तो आपसे सबसे पहले शुरुआत यहां से की है। अब इसमें 3 मुद्दे। एक है राजनीतिक मजबूरी, जिसपे टिकट देना पड़ता है क्योंकि परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां पे लोकप्रिय होता है, या उनका अपना खुद का इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि उसके अलावा वहां से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। दूसरा है परिवारवाद, और तीसरा पट्टावाद। पट्टावाद का मतलब ये होता है कि एक आदमी श्रुति चौधरी, ये जो श्रुति चौधरी को टिकट दे दिया, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जुम्मा 4 दिन पहले आए, पार्टी में टिकट मिल गया। इनका कौन सा बीजेपी का वोटर, बीजेपी का कैडर खड़ा है श्रुति चौधरी के साथ? मैंने कहा ना गरिमा जी, ये राजनीतिक मजबूरी है कि वहां पर क्योंकि कोई और उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो चुनाव जीत पाएगा, तो उसको टिकट मिलेगा। ये मैंने कहा ना, ये 3 चीजों में बटा हुआ है पूरा मामला। राजनीतिक मजबूरी, परिवारवाद और पट्टावाद। कई बार आदमी को इसलिए टिकट मिल जाता है कि वो किसी बड़े नेता से जुड़ा हुआ है, उसको टिकट मिल जाता है। परिवारवाद का अगर कोई व्यक्ति है, परिवार से जुड़ा हुआ है, जैसा भी आपने बताया, आदरणीय अखिलेश जी ने अपने 5 परिवार के लोगों को टिकट दिया, तो वहां पे परिवारवाद चल गया। और जहां राजनीतिक मजबूरी, आपने अभी जिक्र किया किरण चौधरी जी की पुत्री का, उनको वहां पे टिकट मिल जाता है। तो मेरा कहना ये कि परिवारवाद की वजह से मिला क्या बृजमोहन जी? किनको? परिवारवाद की वजह से? और कोई वहां पे कोई और चुनाव जीत नहीं सकता। नहीं तो फिर सुनेत्रा पवार जीत कहां पाई भाई? अगर विनिएबिलिटी फैक्टर है तो सुनेत्रा पवार नहीं जीत पाई। तो मैं कह रहा हूं, जनता ने, वो भी एक फैक्टर है कि आप टिकट दे सकते हैं, लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो जनता का समर्थन जरूरी है। इसका परिणाम हम लोगों ने भोगा है, और आदरणीय अजीत पवार साहब इसको खुल के बोल रहे हैं। तो ये भी एक पहलू है इसका। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनका इशारा पूरी तौर से उस बुराई के खिलाफ है जो हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। वो सारी बुराई है कि नहीं है? आप लगातार खुल के बोल रहे हैं। एनडीए में, बीजेपी में वो सारी बुराइयां हैं कि नहीं बृजमोहन जी? गरिमा जी, मैं आपसे कह रहा हूं, देश के हर क्षेत्र में यही है। बगैर परिवार, जिस परिवार का बाहुल्य हो जाता है, जिस परिवार का आधिपत्य हो जाता है, उसको अवसर मिलने लगता है। और इसी बुराई से लड़ने की बात तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। बृजमोहन जी, मैं तो साधुवाद देती हूँ आपको कि आप जैसे भोले, सरल, सहज, भले मानुस हैं राजनीति में देश की, जो सच कह देते हैं। और मेरा कोई स्टेक नहीं है पॉलिटिक्स में। डॉली शर्मा कर्नाटक में, तेलंगाना में मैनिफेस्टो जारी करने राहुल गांधी ही जाएंगे ना, वायनाड के सांसद की हैसियत से। 52 सांसदों में कोई और सांसद नहीं जाएगा ना मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, स्वीकार कीजिए। लेकिन गरिमा जी, एक्सेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी बात है। अगर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी को एक्सेप्ट करके अपना नेता मानता है और अपने नेता के पीछे हजारों किलोमीटर पैदल चलता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, उन्हीं को राहुल गांधी ने कह दिया था 2019 की हार के बाद कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, मैं अकेला चुनाव लड़ रहा था, कोई नहीं खड़ा था। ये राहुल गांधी का स्टेटेड रिकॉर्डेड वर्जन है। 2019 में हार के बाद राहुल गांधी ने CWC में कहा कि मैं तो अकेला चुनाव लड़ रहा था, मेरे साथ कोई था ही नहीं। गरिमा जी, राहुल गांधी जी चुनाव लड़े, जीते। मैं कह रही हूँ कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा था। हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का उनके साथ खड़ा था, है और रहेगा। और हमारे नेता वो नेता हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं और जनता के मुद्दे उठाए हैं। और जो जनता के मुद्दे उठाता है, एक्सेप्टेबिलिटी जनता, जैसा बृजमोहन जी ने भी कहा, भले ही दूसरे दल में है, दूसरी पार्टी के साथ है, लेकिन इन्होंने भी यही बात कही, एक्सेप्टेबिलिटी तो जनता की नजर में होनी चाहिए ना। अगर जनता कोई चुनाव लड़ रहा है, जिता रही है, तो जनता एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है डॉली जी, ठीक है। प्रदीप, बड़ा प्यारा सा एक सवाल पूछती हूँ और चाहती हूँ कि इसको कंक्लूड करूँ एक कंस्ट्रक्टिव नोट पर। जब हम कहते हैं वंशवाद बुरा है, परिवारवाद बुरा है, सत्ता की चाबी एक परिवार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, तो पार्टी विद द डिफरेंस ये करके भी दिखाए तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से भी कहा है कि 1 लाख युवा अक्रॉस पार्टी लाइंस जिनका कोई परिवार से रिलेशन नहीं होता है, उनको पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए। एंड इट्स अ प्रोसेस गरिमा जी। मैं वापस से एक छोटी सी चीज दोहराऊंगा गरिमा जी, कि जब कोई टॉप पोस्ट है, डॉली जी इतनी प्रखर वक्ता है,
परंतु कांग्रेस पार्टी को पता है कि 2014 और 19 का चुनाव राहुल गांधी जी के उसमें कांग्रेस पार्टी हारी थी, परंतु वापस से राहुल गांधी जी ही लीडरशिप और उनको नेता बनाया गया था। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जीते, जनता ने जिताया, किसी ने बनाया नहीं। समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व तो किसी के उसमें नहीं है। 20 साल बाद आप बात करेंगी गरिमा जी तो कोई और नेता के बारे में आप बात करेंगी, 25 साल बाद बात करेंगी कोई और नेता के बारे में बात करेंगी, परंतु इनके इसमें तो ये पूरी फैमिली ट्री हाथ में है कि मुलायम सिंह यादव जी के बाद तो अखिलेश जी है, हमारे यहाँ कोई ट्री नहीं है। हाँ, आपने ये कहा कि इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, समटाइम्स देयर आर पॉलिटिकल कंपल्शंस गरिमा जी। एब्सोल्युटली यस, तभी आप मुझे बीजेपी इज आल्सो इनटू द प्रोसेस टू बीजेपी इज वर्किंग टुवर्ड्स क्लीन पॉलिटिक्स, ये आप भी जानती हो। मैं वापस से कहूंगा गरिमा जी, आप मुझे बता दीजिए हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, और ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव कंक्लूडिंग नोट आपका, आई विल रिमेंबर दैट। बीजेपी इज आल्सो इन द प्रोसेस। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल।